दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? आज देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बड़ी राहत दी। तो वहीं केजरीवाल सरकार को पहले सुप्रीम झटका लगा तो बाद में हाई कोर्ट झटका। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को और कमजोर कर दिया है। क्या एससी के फैसले से मेयर चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दिल्ली के एलजी और ताकतवर हो गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने दो टूक कहा है कि एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए एलजी को मंत्रियों से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ कहता है कि एल्डरमैन नियुक्त करने के लिए एलजी पूरी तरह स्वतंत्र है और बड़ी बात तो यह है कि माना जा रहा था आदेश तो सरकार के पक्ष में जा सकता है। इसका कारण यह है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसा कहा था कि मंत्रियों की सलाह लेना जरूरी है, लोकतंत्र का यह अहम हिस्सा है। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई सलाह की जरूरत नहीं है। अगर एल्डरमैन नियुक्त करना है तो वो एलजी खुद कर सकते हैं। आपको बता दें कि जब एलजी ने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए थे तब आम आदमी पार्टी सरकार का आरोप था कि सारे नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में एमसीडी चुनाव में हार के बाद भी सत्ता हासिल करने की साजिश हो रही है। इन्हीं तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि एलजी ने बिना मंत्रियों की सलाह लिए उन लोगों को चुना जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन कोर्ट ने इस मोर्चे पर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में एलजी सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों के तहत एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नियुक्त किया था। अधिनियम प्रशासक को नगर निगम में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले लोगों को नियुक्त करने का आदेश देता है, यानी उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या एमसीडी के सदन में वोटों का गणित बदलेगा? एमसीडी चुनाव के 1.25 साल बाद ही सही, सदन में सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी बनने का रास्ता साफ हो गया है। एल्डरमैन की नियुक्ति बीजेपी के लिए बहुत बड़ी राहत है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव में अब कांग्रेस किंगमेकर होगी। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में जीत के लिए 10 वोट चाहिए। एल्डरमैन की नियुक्ति जायज होने के बाद बीजेपी के पास 8 वोट है तो आम आदमी पार्टी के पास अब भी 9 वोट है। स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष के चुनाव में 12 जोन में से 2 जोन ऐसे हैं जो बहुत निर्णायक साबित होंगे। सेंट्रल जोन में सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में होगी, यानी कांग्रेस के पार्षद जिसे वोट करेंगे वो स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष होगा। कांग्रेस के वोट ही तय करेंगे कि बीजेपी की जीत होगी या फिर आम आदमी पार्टी के हाथ बाजू लगेगी। बता दें कि बीजेपी के द्वारका से पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य रही कमलजीत शेरावत अब सांसद बन चुकी है, लिहाजा एक सीट खाली हो गई है। इसलिए अब पहले उस सीट पर चुनाव होगा। ये चुनाव अगस्त के अंत तक होने की संभावना है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए आगे बात बढ़ेगी। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या 18 होती है, जिसमें से 6 सदस्य सदन से और 12 सदस्य हर 12 जोन से चुनकर आते हैं। दिल्ली नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होते हैं। दिल्ली नगर निगम अधिनियम कहता है कि मनोनीत सदस्य या एल्डरमैन सदन की बैठकों में मतदान नहीं कर सकते। हालांकि पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वोटिंग राइट दिया है। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी बहुमत में है। अब एल्डरमैन स्टैंडिंग कमेटी और हाउस में वोट करते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के चुनाव में बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य है। दिसंबर 2022 में एमसीडी चुनाव के नतीजे आए
तो आपने 134 वार्ड में चुनाव जीता और बहुमत हासिल किया। बीजेपी को 15 साल बाद एमसीडी की सरकार से बाहर होना पड़ा। बीजेपी ने कुल 104 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई और 9 सीटों पर चुनाव जीता। एमसीडी के सदन में 10 बीजेपी समर्थित एल्डरमैन भी होंगे, लेकिन वे मेयर चुनाव में वोट कर पाएंगे या नहीं, यह अधिकार एक विवादास्पद है और कानूनी रूप से जटिल मसला रहा है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार सिर्फ निर्वाचित पार्षदों को ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। एल्डरमैन को यह अधिकार नहीं है। हाल ही के वर्षों में इस मुद्दे पर विवाद हुआ है और अदालतों में मामले भी गए। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने यह तर्क दिया कि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। मेयर चुनाव में एल्डरमैन वोट कर सकेगा या नहीं, यह फैसला पीठासीन अधिकारी का है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही हाउस में एक ही वोट की दो अलग अलग स्थिति हो, कि वो जोन में वोट कर सकता है लेकिन हाउस में नहीं, जबकि अन्य ने इसका विरोध किया है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एल्डरमैन को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर का हवाला दिया और कहा, संविधान के एक प्रतिबंध लगाया है जिसके तहत नामित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। डीएमसी एक्ट 1957 के तहत 10 ऐसे विशेषज्ञ मनोनीत पार्षद के तौर पर चुने जाते हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज या निगम के प्रशासन का अनुभव हो। इन्हें प्रशासक यानी राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किया जाता है। दिल्ली के एलजी ने जिन 10 एल्डरमैन को नॉमिनेट किया है वे सभी बीजेपी के सदस्य हैं। उन्हें वोटिंग का अधिकार मिलने से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में बीजेपी की संख्या मजबूत होगी। बता दें कि मेयर पद के चुनाव के बाद जोन अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। 12 जोन में से बीजेपी करीब 7 जोन पर अपना दावा कर रही है, यानी कि साफ है 50% से ज्यादा जोन में बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने की कोशिश में है। यानी एल्डरमैन के जरिए अधिकतर जोन में बीजेपी अपने अध्यक्ष बनाने का प्रयास करेगी। बीजेपी के पास सादरा नॉर्थ, सादरा साउथ, नजफगढ़ जोन और केशवपुरम जोन में बहुमत है। नरेला और सिविल लाइन जोन से 4-4 और मध्य जोन में 2 एल्डरमैन को उपराज्यपाल ने नामित किया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।